सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं के आरोह पुस्तक के गद्य पाठ आत्मा का ताप। ठीक है, ये है आत्मा का ताप। ये पाठ हम पढ़ेंगे। उससे पहले इसके लेखक के बारे में जानते हैं। इसके लेखक, इस पाठ के लेखक हैं सैयद हैदर रज़ा। हाँ, आइए इनका जन्म देखते हैं, इनके बारे में जानते हैं। सैयद हैदर रज़ा का जन्म सन 1922 बावरिया गांव में हुआ था। कहाँ? ये मध्य प्रदेश में। इनको कौन सा सम्मान मिला है? ग्रेड ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, है ना। और इनकी मृत्यु हुई है 2016 में। अभी कुछ दिन पहले ही इनकी मृत्यु हुई है ना। रज़ा ने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट व सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की। भारत में अनेक प्रदर्शनियां आयोजित करने के बाद सन 1950 में वे फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर फ्रांस गए और अध्ययन किया। आधुनिक भारतीय चित्रकला को जिन कलाकारों ने नया और आधुनिक मुहावरा दिया, ठीक है, मतलब उसको और ज़्यादा सुसज्जित किया, है ना, उनमें सैयद हैदर रज़ा का नाम महत्वपूर्ण है। रज़ा सिर्फ इसी वजह से कला की दुनिया में सम्मान्य नहीं है, सम्मान्य का मतलब सम्मान करने योग्य, है ना। सिर्फ मतलब इसी के नाम से वो सम्मान्य नहीं है। जिन कलाकारों ने आधुनिक भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया, उनमें हुसैन और शुजा के साथ रज़ा का नाम अगली पंक्ति में आता है। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बहुत ही बढ़िया कलाकार हैं, सिर्फ इसीलिए सम्माननीय नहीं है उनकी, बल्कि और क्यों सम्माननीय है? क्योंकि वो हुसैन और शुजा के जैसे, ठीक है, उन लोगों के जैसे ही रज़ा भी मतलब भारतीय जो कला है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करना या उसको निखारने के नाम में उनका भी नाम पहली पंक्ति में लिखा जाएगा। उनमें हुसैन सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ रहे, ठीक है, उनमें हुसैन जो है वो सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ मतलब ज़्यादा घूमने वाले रहे, है ना। लेकिन उनका केंद्र भारत ही रहा, ठीक है, लेकिन उनका केंद्र में कौन था? भारत ही रहा। शुजा न्यूयॉर्क चले गए और रज़ा पेरिस में जाकर बस गए। ठीक है, शुजा जो है वो न्यूयॉर्क चले गए, वो वहीं रहने लगे, और रज़ा भी पेरिस में जाकर रहने लगे। इस तरह रज़ा की कला में भारतीय और पश्चिमी कला दृष्टियों का मेल हुआ, ठीक है, मतलब भारत में रहे हैं, भारत की कला को सीखे हैं, है ना, और फिर वो जाके पश्चिम में बस गए। तो इस दृष्टि से, इस नज़र से हम देखें तो वो भारत और पश्चिमी देशों की चित्रकला में, वो आर्ट में वो प्रसिद्ध हुए। लंबे समय तक पश्चिम में रहने और वहाँ की कला की बारीकियों से प्रभावित होने के बावजूद रज़ा ठेठ रूप से भारतीय कलाकार हैं। बिंदु उनकी रचना कला के केंद्र में है, ठीक है, बिंदु उनकी रचना कला के केंद्र में है। उनकी कई कलाकृतियाँ बिंदु का रूपाकार हैं, ठीक है। वह बिंदु केवल रूपाकार नहीं बल्कि पारंपरिक भारतीय चिंतन का केंद्र बिंदु है। यहाँ यह भी गौरतलब है कि, मतलब ध्यान देने योग्य बात है कि बिंदु की तरफ उनका झुकाव उनकी स्कूली शिक्षक नंदलाल झरिया ने कराया था, ठीक है। रज़ा की कला और व्यक्तित्व में उदात्तता, ठीक है, उदात्तता है। उनकी कला में रंगों की व्यापक, यहाँ पर हम देखें उदात्तता है मतलब श्रेष्ठता, ठीक है, अलग प्रकार की जो श्रेष्ठ है, उच्च है ना। रज़ा की कला और व्यक्तित्व में उदात्तता है ना। कहने का मतलब कि विशेष प्रकार के अलग व्यक्तित्व है उनकी, है ना। उनकी कला में रंगों की व्यापकता और अध्यात्म की गहराई है।
उनकी कला को भारत और दूसरे देशों में काफ़ी सराहा गया है, मतलब तारीफ किया गया उसको, है ना। रुडॉल्फ वॉन हेडेन, पियरे गोदीबेयर, गीत सेन, जाक लासे मिशेल एम्बेयर आदि ने रज़ा को मोनोग्राफ लिखे हैं, है ना। ये सभी लोग जो है वो सब चित्रकार हैं, तो इन सभी लोगों ने उनको तारीफ किए हैं। यहाँ दिया गया पाठ सैयद सैयद हैदर रजा की आत्मकथा पुस्तक आत्मा का ताप का अध्याय है, ठीक है। उनके द्वारा उनका उनका एक आत्मकथा लिखा है उन्होंने, है ना। तो उनकी पुस्तक का नाम ही आत्मकथा, आत्मा का ताप एक क्या है, अध्याय है। इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी ने किया है। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है ना। तो इसका अनुवाद किसने किया है? मधु बी जोशी ने किया है ना। यहाँ रज़ा ने चित्रकला के क्षेत्र में अनेक आरंभिक संघर्षों एवं संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया है। एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष, उसकी सृजनात्मक बेचैनी, अपनी रचना में सर्वस्व झोंक देने का उनका जुनून, ठीक है। सर्वस्व मतलब पूरा सब चीज़, है ना, जुनून, ये सारी चीज़ें उनमें बहुत रोचक व सहज शैली में उभर कर आई हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं पाठ आत्मा का ताप। नागपुर स्कूल की परीक्षा में मैं कक्षा में प्रथम आया। 10 में से 9 विषयों में मुझे विशेष योग्यता प्राप्त हुई, ठीक है। कुल 10 विषय में से 9 विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त हुई। इससे मुझे बड़ी मदद मिली। पिताजी रिटायर हो चुके थे, अब मुझे नौकरी ढूंढनी थी। मैं गोंदिया में ड्राइंग का अध्यापक बन गया। गोंदिया क्या है? ये गोंदिया महाराष्ट्र में स्थित है, ये गोंदिया स्थान, है ना। तो वहाँ गोंदिया में ड्राइंग का अध्यापक बन गए, है ना। जैसे हमारे यहाँ श्री धनंजय देशमुख सर जी हैं, है ना। महीने भर में ही मुझे बम्बई में जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति मिली। यह सितंबर 1943 की बात है। मैंने अमरावती भी महाराष्ट्र में ही है ना, और अकोला भी महाराष्ट्र में है। आगे पढ़ेंगे अकोला, है ना। तो अमरावती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्याग पत्र दे दिया। कहाँ पढ़ा रहे थे वो? गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल में से, वहाँ से त्याग पत्र रिज़ाइन कर दिया वहाँ से। जब तक मैं बम्बई पहुँचा तब तक जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था, और जब वो मुंबई गए तो वहाँ जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। दाखिला भी हो जाता तो उपस्थिति का प्रतिशत पूरा ना हो पाता, और वो अगर उपस्थिति भी मतलब दाखिला भी हो जाता तो उनकी जो उपस्थिति है, ठीक है, मतलब जितना परसेंट इतना उपस्थित होना, इतना क्लास अटेंड करना ज़रूरी है, ऐसा करके था, तो उसकी प्रतिशत कम हो जाती। छात्रवृत्ति वापस ले ली गई, ठीक है, और छात्रवृत्ति को वापस ले ली गई। सरकार ने मुझे अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी पेश की, ठीक है, नौकरी देने की पेशकश की मतलब उसको अवसर दिया, है ना। और मैंने तय किया कि मैं लौटूंगा नहीं, मुंबई में ही अध्ययन करूंगा। मुझे शहर पसंद आया, है ना, मुझे शहर पसंद आया, वातावरण पसंद आया, गैलरियाँ और शहरों में अपने पहले मित्र पसंद आए, ठीक है। और मैं भी अच्छी तरह और भी अच्छी बात यह हुई कि मुझे एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिज़ाइनर की नौकरी मिल गई। यह स्टूडियो फिरोज शाह मेहता रोड में था। ये स्टूडियो कहाँ था? फिरोज शाह मेहता रोड में था। एक बार फिर कड़ी मेहनत का दौर चला।
करीब साल भर में ही स्टूडियो के मालिक श्री जलील और मैनेजर श्री हुसैन ने मुझे मुख्य डिजाइनर बना दिया। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मैं दफ्तर में काम करता, फिर मैं अध्ययन के लिए मोहन आर्ट क्लब जाता और जेकब सर्कल, जहाँ भाई की परिचित एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रहने की जगह दे रखी थी। जेकब सर्कल है ना, जहाँ भाई की परिचित, उसका कोई भाई की एक परिचित ने टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रहने के लिए जगह दे रखी थी। उसने कहा कि मैं तो टैक्सी रात को ही चलाता हूँ, तो तुम वहाँ सो सकते हो। ठीक है, वो टैक्सी वो रात में ही चलाया करता था, इसलिए तुम यहाँ सो सकते हो करके बोल के वह दिन में कमरे पर लौटता और दिन में वो लौटता था। यह छोटा सा कमरा जेकब सर्कल 7 रास्ता में पहली मंजिल पर था। एक रात जब 9:30 बजे मैं कमरे पर पहुंचा तो हमारे दरवाजे पर एक पुलिस वाला खड़ा था। उसने कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ हत्या की वारदात हुई है। हम लोग कभी भी राजनीति या किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल नहीं हुए थे। मेरी तो अक्ल गुम हो गई। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर कमिश्नर से मिला, उन्हें बताया कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, जेकब सर्कल में रहता हूँ। मेरे कमरे के बाहर पुलिस वाला खड़ा है और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। उन्होंने बताया कि मेरी टैक्सी ड्राइवर मित्र राल्फ पर या मुझ पर शक नहीं है। ठीक है, उन्होंने बताया, वो पुलिस वाले ने बताया कि टैक्सी ड्राइवर मित्र मतलब उसके जो टैक्सी ड्राइवर जो मित्र जिसके रूम में वो रहते थे, है ना, उसका नाम क्या था, ड्राइवर राल्फ, है ना, राल्फ पर या मुझ पर शक नहीं है। राल्फ की टैक्सी में किसी ने एक सवारी की छुरा मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, राल्फ की टैक्सी में किसी ने किसी सवारी की छुरा मारकर हत्या कर दी थी। अगले दिन मैंने जलील साहब को राम कहानी सुनाई तो उन्होंने मुझे आर्ट डिपार्टमेंट का कमरा दे दिया। ठीक है, जहाँ वो नौकरी करते थे वहाँ के जो मैनेजर है ना, उनको बताने से वो वहीं के राम कहानी कहने का मतलब अपनी जो भी घटना है उसको बताने से, है ना, उन्होंने अपने आर्ट डिपार्टमेंट में एक कमरा दे दिया। मैं फर्श पर सोता। वे मुझे रात 11-12 बजे तक तालियों के चित्र और तरह तरह के स्केच बनाते देखते गलियों। ठीक है, वे मुझे 11-12 बजे तक गलियों के चित्र, ठीक है, गलियों के चित्र या और तरह तरह के स्केच बनाते देखते। कभी कभी वे कहते कि तुम बहुत देर तक काम करते रह गए, अब सो जाओ। कुछ महीने बाद उन्होंने मुझे एक बहुत शानदार ठिकाना देने की पेशकश की। उनके चचेरे भाई ने 6ठी मंजिल के फ्लैट का कमरा, ठीक है, उसके चचेरे भाई के जो 6वीं मंजिल है ना, उसमें एक फ्लैट का एक कमरा देने के लिए पेशकश की। उसमें 2 पलंग पड़े थे। उसमें कितने पलंग थे? 2 पलंग। उनकी योजना यह थी कि अगर मैं उनके यहाँ काम करता रहा तो मुझे कला विभाग का प्रमुख बना दिया जाए। मैं जेकब सर्कल का 7 रास्ते वाला घर और उनका गलीज वातावरण छोड़कर नए ठिकाने पर आ गया और पूरी तरह अपने काम में डूब गया। इसका परिणाम यह हुआ कि 4 बरस में 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मुझे मिला। इस सम्मान को पाने वाला मैं सबसे कम आयु का कलाकार था। 2 बरस बाद मुझे फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिल गई। मैंने खुद को याद दिलाया, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ठीक है, कि एक बार वो नहीं मिली थी, मिलने के बाद वापस हो गई थी, है ना। मेरे पहले 2 चित्र नवंबर 1943 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए। उद्घाटन में मुझे आमंत्रित नहीं किया। ठीक है,
उद्घाटन में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि मैं जाना माना नाम नहीं था। अगले दिन मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रदर्शनी की समीक्षा पढ़ी। समीक्षा पढ़ी, क्या पढ़े उसमें रुडॉल्फ वान हेडेन ने मेरे चित्र को काफ़ी तारीफ की थी। उसका पहला वाक्य मुझे आज भी याद है। इनमें से कई चित्र पहले भी प्रदर्शनी हो चुके हैं, है ना, प्रदर्शित हो चुके हैं, मतलब उसको और प्रस्तुत कर चुका है। और नयों में कोई भी नई प्रतिभा नहीं दिखी, और नया जो प्रस्तुति हुई है उसमें कोई नया प्रतिभा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, H रजा, ठीक है, SH मतलब सैयद हैदर रजा, है ना, उसके नाम के छात्र के एक दो जलरंग लुभावने हैं, ठीक है। उसके जो पिक्चर है उसका उसकी तारीफ कर रहे हैं। उनमें संयोजक और रंगों के दक्ष प्रयोग की ज़बरदस्त समझदारी दिखती है। दोनों चित्र 40-40 रुपये में बिक गए। 40-40 रुपये मतलब उस समय के बहुत महंगे। अभी के समय में वो 40,000 बोल सकते हो, है ना। एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियोज़ में 8-10 घंटा रोज़ काम करने के बाद भी महीने भर मुझे इतने रुपए नहीं मिल पाते थे, ठीक है। वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वॉल्टर, ठीक है, मतलब उनको 40-40 रुपये में बिके, तो एक्सप्रेस ब्लॉक के स्टूडियो में 8-10 घंटा रोज़ काम करने के बाद भी महीने भर मतलब एक महीने की जो तनख्वाह है ना, वो उतने नहीं मिल पाते, ठीक है। मतलब समझ लो कि एक महीने के जो तनख्वाह है उससे भी ज़्यादा में बिका है उनकी पेंटिंग, है ना। वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर से भेंट हुई तो उन्होंने जर्मन उच्चारण वाली अर्थात अंग्रेजी में कहा, ठीक है, उच्चारण वाली अंग्रेजी में कहा, आई लव्ड यूर स्टफ मिस्टर रज़ा, ठीक है, रज़ा मतलब रज़ा को ही बोल रहे हैं, रज़ा करके, है ना। रज़ा साहब मुझे आपका काम पसंद आया करके इसका मतलब है ना। रुडॉल्फ वान हेडेन भी कृपा बनाए रखते थे। इसके बाद वियना के एक कला संग्राहक एमेनुएल स्लेसिंगर मेरे काम के प्रशंसक बने। यह मेरी बहुमूल्य उपलब्धि थी। बहुत से समय के साथ साथ चीज़ें होती चली गई। प्रोफेसर लैंगहैमर ने काम करने के लिए अपना स्टूडियो दे दिया। वे द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्ट डायरेक्टर थे। मैं दिन में उनके स्टूडियो में चित्र बनाता, शाम को चित्र उन्हें दिखाता तो वे बारीकी से उनका विश्लेषण करते। मेरे काम में उनकी रुचि बढ़ती गई, मेरा काम निखरता गया, मतलब दिनों दिन और उसमें सुधार आता गया। वे मेरे चित्र खरीदने लगे और आखिर मेरे लिए नौकरी छोड़कर कला के अध्ययन में जुट पाना संभव हो सका। 1947 में मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट का नियमित छात्र बन गया, क्योंकि अब मैं नौकरी किए बिना भी अपनी फीस और रहने का खर्च उठा सकता था। भले ही 1947 और 48 में उन महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हों, मेरे लिए वे कठिन बरस थे। पहले तो कल्याण वाले घर में मेरे पास रहते मेरी माँ का देहांत हो गया। पिताजी मेरे पास ही थे, वे मंडला लौट गए। मई 1948 में वे भी नहीं रहे। विभाजन की त्रासदी के बावजूद भारत स्वतंत्र था। उत्साह भी था और उदासी भी थी। जीवन पर अचानक जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा, ठीक है। हम युवा थे, मैं 25 बरस का था। लेखकों, कवियों, चित्रकारों की संगत थी। हमें लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं और
सभी अपने अपने क्षेत्रों में अपने माध्यम से अपने माध्यम में सामर्थ्य भर बढ़िया काम करने में जुट गए।